माँ भारती के चरणों में नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल स्टूडियो से मैं राजेश शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लेकर के आए हैं संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी क्लास पसंद आई हो, तो आप उसे लाइक ज़रूर करना, शेयर अवश्य करना। जानते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को क्या कहना चाह रहा है। आप पढ़ रहे हैं सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह एक सूत्र है और यह सूत्र कह रहा है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहां से एक प्रश्न बन गया, तुल्यास्य प्रयत्नम और उत्तर क्या जाएगा, सवर्णम। ये इसका उत्तर बना लेना चाहिए। यह सूत्र क्या करता है, सवर्ण संज्ञा करता है, इसलिए ये सवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम बन गया। क्या बन गया, सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र अगर पूछा जाए तो उत्तर आएगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहां जो ये तुल्यास्य लिखा हुआ है, इस तुल्यास्य में से एक शब्द उठाते हैं तुल्य, और तुल्य का जो यहां मतलब आपको पढ़ना है वह पढ़ना है तालवादी। तालवादी, और इस तालवादी में भी आपको समझना है तालु आदि। तालु आदि। अब तालु क्या है, तालु है उच्चारण स्थान। क्या सीखे, तालु क्या है, उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8। तो जो कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ आदि आप जो उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, इनकी कौन सी संज्ञा पढ़ी जाएगी, सवर्ण संज्ञा पढ़ी जाएगी। फिर यहाँ पर प्रियतन की बात करता है। प्रियतन, देखो ये प्रियतन की बात करता है, और प्रियतन कितने प्रकार से पढ़े गए हैं, 2 प्रकार से। एक तो होता है आभ्यंतर और दूसरे का नाम होता है बाह्य। लेकिन यहाँ जो सवर्ण संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर यत्न को ही ग्रहण किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आभ्यंतर यतन और उच्चारण स्थान जिनके समान बन जाते हैं, समान मिल जाते हैं या हो जाते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा ग्रहित हो जाती है। ये आपको आगे चल के बताएंगे सवर्ण संज्ञा कैसे होनी है, कैसे पढ़ी जानी है। तो अब इस सूत्र में सवाल बनता है तुल्यास्य प्रयत्नम, और उत्तर क्या जाएगा, सवर्णम। काश मान लीजिएगा यही आ जाए, सवर्ण संज्ञा केन सूत्रेण भवति, सवर्ण संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, तो भी उत्तर आ जाएगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम यहाँ उच्चारण स्थान की बात करता है। तो उच्चारण स्थानों में हमको देखना है कि कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। उच्चारण स्थानानि। ये पढ़ना है, और उच्चारण स्थानों की जो संख्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, 8। क्या आप ये भली भांति जान गए हैं कि उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है? हाँ बिल्कुल, उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है, और यह बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी कह रहा है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चलो आगे जानते हैं। पहले हम जानना चाह रहे हैं इसके सूत्र कि उच्चारण स्थान के कौन कौन से सूत्र पढ़े गए हैं। तो देखो यहाँ हमको लिखना चाहिए आकु है, अकु है, विसर्जनीय नाम
अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, जिसको हम कंठे के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? कंठे के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा सूत्र पढ़ते हैं, जिसका नाम है ई चूये सा नाम तालु। और जो तालु होता है, इस तालु को तालव्य के नाम से भी जाना जाता है, तालव्य। तीसरा सूत्र आता है रे टुर साणाम मूर्धा। रे टुर सा नाम मूर्धा, ये अगला सूत्र है। मूर्धा जो वर्ण होते हैं, इनको मूर्धन्य के नाम से पढ़ा जाता है। अगला सूत्र जानते हैं, लिरि तुल सा नाम दंतः। यानी कि लिरि तुल सा नाम दंता में दंत की बात करता है, तो जो दंत वर्ण होते हैं उनको दंत्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। फिर पंचम सूत्र जो बन के आता है, इन सभी का पंचम आता है, तो बराबर हम यहाँ पे पहले इसको पढ़ते हैं, उ पु पध मानी या नाम ओष्ठौ। देखिए क्या लिखा हुआ है, उ पु पध मानिया नाम ओष्ठौ। यहाँ जो ओष्ठ लिखा है ना, इसको ओष्ठ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला सूत्र यम गमनम नासिका। आ म न न न नाम नासिका। नासिका आप जानते ही हैं, नासिका को नासिक के वर्ण कहा जाता है। नासिका को क्या कहा जाता है? नासिक के वर्ण। इसके बाद एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु, ये किसकी बात कर रहा है? कंठ और तालु की बात कर रहा है। फिर अगला सूत्र पढ़ते हैं, ओ दौतो। ओ दौतो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम। फिर इसके बाद में एक और सूत्र बनता है, जिसका नाम है, ये जो यमगमनम नासिका पढ़ा है वह नासिका का ही है। अनुस्वारस्य नासिका, और नासिका को नासिक कहते हैं, ये आप पढ़ ही चुके हैं, अनुस्वारस्य नासिका। फिर एक सूत्र और पढ़ना है, जिसका नाम है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, ये पढ़ना है। और अंतिम जो सूत्र बनता है, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम सूत्र यह कहता है कि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अपना अपना होता है, लेकिन जीभ से ही निकलता है। तो अभी आप जो ये 11 सूत्र देख रहे हैं, ये तो उच्चारण स्थान के काम आने वाले सूत्र हो गए। जैसे कि उच्चारण स्थान अष्टव होते हैं, 8 होते हैं। सूत्रों में पढ़ा गया है, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठा है, इचु ये सानाम तालु, रेटोर साणाम मूर्धा, लिरि तुलसानाम दंता, उपपद मानिय नाम ओष्ठौ, एदई तो कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्ठम, अनुस्वार से नासिका, वकार से दंतोष्ठम और जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम। ये केवल उच्चारण स्थान के काम आने वाले, इनसे जो निकलने वाले वर्ण हैं ये यहाँ से होंगे। तो इनका एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें
और अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स भी करें। अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट पे डाल दें और मैं प्रत्येक कमेंट्स को पढ़ करके लगा तो उसका मैं कमेंट्स में सॉल्यूशन दे दूंगा, और नहीं तो फिर मैं उसका एक वीडियो भी बना दूंगा। जैसे 5-10 कमेंट्स अगर मुझे एक साथ मिलते हैं तो मैं उसका एक वीडियो भी बना दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो आगे जानते हैं। अब एक एक को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्थान से कौन सा वर्ण निकलता है। देखो, हम पढ़ रहे थे ये हमको जानना चाहिए। अभी हम एक सूत्र पढ़ रहे थे, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यही पढ़ा है ना। तो कंठ, कंठ से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए। देखो यहां लिखा हुआ है ए, ये ए पढ़ लिया आपने। फिर ये है कै वर्ग लिखा है, तो ये कै वर्ग, कु का मतलब कै वर्ग हो गया। याद रखना है आपको, अगर कहीं को, चो, टो, तो, पो ये लिखे हुए आते हैं तो आपको कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग समझ लेने चाहिए। अब यहाँ कु का मतलब क्या समझ रहे हो, कै वर्ग। और जो ये है वर्ण है, ये है वर्ण भी यहीं से निकलता है। कौन 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 से वर्ण हो गए, देखो ए कहाँ से निकलता है, कंठ से। और जो कैक है, गैग है, ए कै वर्ग होता है, कहाँ से निकलते हैं, कंठ से। है वर्ण भी कहाँ से निकलता है, कंठ से। फिर क्या लिखा हुआ है, विसर्जनीय, ये विसर्जनीय लिखा हुआ है। तो विसर्जनीय जो शब्द होता है ना, इस विसर्जनीय शब्द का मतलब होता है विसर्ग। क्या भाई, विसर्ग होता है। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि कौन से विसर्ग की बात हुई है, विसर्जनीय विसर्ग की बात हुई है। देखो हम जानते हैं कि विसर्जनीय विसर्ग कौन से विसर्ग माने जाते हैं। चलो इस पर भी आज चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग तो निकलेगा, पर कौन सा निकलेगा, कंठ से विसर्जनीय विसर्ग निकलेगा। ये जो दो बिंदी वाला, ये जो विसर्ग आप देखते हो, जैसे राम के आगे राम है, श्याम है, कृष्ण है, तो यह जो है ना, यह तो कहलाता है आपका विसर्जनीय विसर्ग। विसर्जनीय विसर्ग है। कौन सा विसर्ग भाई, विसर्जनीय विसर्ग। अच्छा, यहां पर पै और फै, इस पै और फै से पहले जो ये अर्ध विसर्ग लगाया जाता है, यह कहलाता है उपध मानीय विसर्ग है। कौन सा विसर्ग भाई, उपध मानीय विसर्ग। इसी प्रकार से हम कै और ख की बात कर लेते हैं। तो कै और ख में जो ये विसर्ग लगता है, यह होता है जिह्वामूलीय विसर्ग। जिह्वामूलीय विसर्ग है। कौन से विसर्ग की बात कर रहे हैं हम, जिह्वामूलीय विसर्ग की बात कर रहे हैं। अब मान लो यहां ए के आगे ये दो बिंदी लगा दी। आप जब प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हैं, पहले दूसरी में पढ़ते रहे होंगे, तब आपको गुरुजी ने बताया होगा अंग है 12 कड़ियों में, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग है। तो जब आपने वो अंग है पढ़े थे ना, वो ही अंग हैं ये। तो यहाँ आप यहाँ अंग पढ़ लेते हैं और ये अह पढ़ लेते हैं। यह कहलाता है आपका परानुवर्ती विसर्ग। परानुवर्ती विसर्ग है, ये परानुवर्ती विसर्ग कहलाता है।
और ये अनुस्वार है तो इसका नाम रख दिया है परावनुस्वार है, परावनुस्वार होता है। तो ये जो है ना, इनको हमने क्या कहा, विसर्ग का नाम दे दिया। तो बराबर यहाँ कंठ से जो निकलने वाला वर्ण है ये विसर्जनीय विसर्ग है, इस प्रकार का विसर्ग है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें तो मैं बोर्ड खाली करूं और आगे बढ़ूं। चलो, कौन कौन से वर्ण बताए। यहाँ पर हमने अभी चर्चा की थी कि कंठ से निकलने वाले वर्ण, तो कंठ होता कहाँ है भाई, कंठ तो यही होता है ना। तो कंठ से निकलने वाले वर्ण, ये जो स्थान होता है ये स्थान कंठ का होता है। अब यहाँ से कौन कौन से वर्ण निकल रहे हैं, देखो ए, कै वर्ग, है और विसर्जनीय विसर्ग। ए, कै, खे, गे, घे। अच्छा, पंचम वर्ण वाली बात आती है कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कहाँ से निकलता है भाई। वैसे तो अपने निर्धारित स्थान से निकलता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो उसको स्थान हमें नासिका में देना पड़ता है। और नासिका कहाँ है, ये नासिका है, तो हम नासिका यहाँ लिख देते हैं। ये लो, मैंने प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण लिख दिए। तो कै, खे, गे, घे, ए हमने ये लिख दिया है। ये कहाँ से निकलता है, नासिका से। इसके विषय में मैं बता दूंगा कि नासिका भी आ जाए, कंठ भी आ जाए, तो आपको राइट आंसर क्या भरना है, आप थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा, कै वर्ग हो गया और है हो गया है, ये है। इसके बाद में जो ये इस प्रकार का विसर्ग होता है, बराबर क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं विसर्जनीय विसर्ग है। तो जो ये विसर्जनीय विसर्ग होता है ये भी कहाँ से निकलता है भाई, कंठ से निकलता है। ये तो कंठ से निकलने वाले वर्ण हो गए। दूसरा सूत्र आप याद कीजिएगा, दूसरा सूत्र आपने ई चूये सा नाम तालु पढ़ा है, तालु। अब इस तालु से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए, देखो एक तो क्या है ई, दूसरा च वर्ग, चू का मतलब क्या समझ रहे हो, च वर्ग समझ रहे हो, और इस ये का मतलब क्या समझ रहे हो, ये। और जो ये स है ना, सलगम वाला जिसको हम बोलते हैं, ये तालव्य शकार होता है। तो बराबर ये ई कहाँ से निकलेगा, तालु से। च वर्ग भी तालु से, यति वाला ये भी तालु से, और सलगम वाला से भी तालु से निकलेगा। अच्छा, तालु होता कहाँ है भाई, देखो तालु जब हम पढ़ते हैं तो तालु का स्थान यहाँ होता है। ये स्थान किसका माना जाएगा, तालु का माना जाएगा। तालु से निकलने वाले वर्ण क्या हो गए, ई, च वर्ग, यति वाला ये, सलगम वाला से। ई, च, छ, ज, झ और ये रहा, और यति वाला ये और सलगम वाला से। ये सब कहाँ से निकलेंगे, तालु से निकल जाएंगे। अगला जानते हैं, रेटोर सणा मुर्दा, यही वाला सूत्र तो पढ़ा है हमने अभी। री टुर सा नाम मुर्दा, मूर्धा को मूर्धन्य कहते हैं। तो मूर्धा से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए, देखो एक तो क्या निकल के आ रहा है, री, और टू का मतलब क्या समझना चाहिए, ट वर्ग, और रे का मतलब क्या समझना चाहिए, रे। तो बराबर री मूर्धा से निकलता है, ट वर्ग भी मूर्धा से निकलता है, और रे भी मूर्धा से निकलता है, और षटकोण वाला से भी कहाँ से निकलता है, मूर्धा से। अब आप ये जान गए कि मूर्धा कहाँ होती है। देखो आप बोल के देखिएगा, री री, तो जिब्या कहाँ टकरा रही है, जिब्या यहाँ टकरा रही है। तो बराबर यहाँ हमको मूर्धा लिख लेना चाहिए। ये मूर्धा हो गई है। इस मूर्धा से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए हैं, री, ट वर्ग, रे और श। यहाँ री, ट, ठ, ड, ढ, न ये रहा, रे और ये स कहाँ से निकल गए, मूर्धा से निकल गए। अगला सूत्र लीजिए, लिरी तुलसा नाम दंता। देखो लिरी तुल सा नाम दंता,
ये दांत की बात करता है ना, दांतों से निकलने वाले वर्ण। तो दांतों से निकलने वाले वर्ण एक तो लिरी हो गया है, एक तय वर्ग हो गया है तै थे दे देने, एक लय हो गया है और एक सलेट वाला स हो गया है। अब दंता कहाँ है? दंता हम यह मान लेते हैं, तो बराबर दंता से निकलने वाले वर्ण क्या हैं? लिरी, तय, थ, द, ध, न ये रहा, और लय और श है ना। ये लय और ये स कहाँ से निकल गए भाई? दांतों से निकल गए, दंत्य वर्ण हो गए। अगला सूत्र याद करो, कौन सा पढ़ना है? उपपदमानीय नाम औष्ठव। देखो उ पु पद मानी या नामोष्ठव। ओष्ठव की बात कर रहा है। ओष्ठव कहाँ होते हैं? ओष्ठव यही बना लेते हैं और ओष्ठव हो गया आपका ओष्ठ। इस ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए? देखो एक तो किसकी बात करता है? ऊ की। तो ऊ कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से। और जो ये बड़ा पू है ना, ये बड़ा पू, इस बड़े पू में ऊ और ऊ ऐसे लिख लेते हैं। तो जो ये ऊ है ना, इस ऊ को तो पै में मिला दो तो ये क्या बन गया? पू। और ये वाला ऊ है, इसको यूँ लिख दो। तो ये जो पू है ना, इस पू को क्या बना दोगे? इस प्रकार से बना दोगे कि बड़े पू में से एक पू तो ऐसे निकल गया और यहाँ ऊ लिख देंगे, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। तो पू का मतलब क्या समझ रहे हो? पै वर्ग। और इस ऊ को यहाँ उठा के रख दो, ये क्या बन गया? उपदमानीय। अब उपदमानीय क्या है? उपदमानीय अभी अभी मैंने आपको बताया है, उपदमानीय एक विसर्ग का नाम है। और उपदमानीय विसर्ग पै और फै से पहले जो ये अर्ध विसर्ग लगता है, ये उपदमानीय विसर्ग में पढ़ा जाता है। तो ये सब कहाँ से निकलते हैं? ओष्ठ से निकलते हैं। लिखना चाहिए हमको, क्या लिखना चाहिए? पै और फै, पै फै, ये इस प्रकार से इसमें चिन्ह बना देने हैं अर्ध विसर्ग के नाम पर। और ऊ, पै, फै, बै, भै, ये पै फै बै भै कहाँ से निकल गए? ओष्ठ से। अच्छा, फिर आपने एक सूत्र पढ़ा है अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य नासिका। नासिका से, नाक से निकलने वाले वर्ण कौन है? अनुस्वार। तो अनुस्वार आप यहाँ लिख दीजिएगा और इसका नाम नोट कर दीजिएगा, अनुस्वार है। बराबर अनुस्वार कहाँ से निकलता है? नासिका से निकलता है। अगला सूत्र आपने पढ़ रखा है ए दयितो कंठ तालु। अरे भाई यही तो पढ़ा है ना, ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। देखो एक तो ये कंठ की बात कर रहा है, एक ये तालु की बात कर रहा है। तो कंठ और तालु से मिलके जो निकलते हैं, क्या निकल रहा है? ए। और इस दई में किसकी मात्रा लग रही है? आई की मात्रा लग रही है। तो ये ए और ये आई कहाँ से निकलते हैं? कंठ तालु से। अब कंठ तालु गाएं, आप देख रहे हैं कि ये कंठ है और ये तालु है। ये कंठ हो गया है और ये तालु हो गया है। अब इस कंठ और तालु से मिलकर जो वर्ण निकलते हैं कौन कौन से हैं? ए और आई। ए और आई ये दोनों यहाँ से निकल गए। अच्छा, फिर इसके बाद में एक और आएगा, ओ दौतो कंठोष्टम। ओ दौतो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम। अब देखो एक तो किसकी बात करता है? कंठ की। एक किसकी बात करता है? ओष्ठ की। कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से में एक तो ओ है और एक ये औ की मात्रा लग रही है, तो बराबर ये औ। अब ये दो ही वर्ण तो निकले, ओ और औ। ये कहाँ से निकले? कंठोष्ठ। देखो भाई ये तो कंठ है और दूसरा क्या है? ओष्ठ। अब इस कंठ और ओष्ठ से मिलकर निकलने वाले जो वर्ण हैं, दो वर्ण हैं, ओ और औ। ये कहाँ से निकल गए? कंठ और
ओष्ठ से निकल गए। अगला सूत्र याद कीजिए। अगला सूत्र कह रहा है आपसे वकारस्य दंतोष्ठम। अगला सूत्र यही तो कहना चाह रहा है ना कि वकारस्य दंतोष्ठम। देखो वकारस्य दंतोष्ठम, एक तो ये दंत की बात कर रहा है, एक ये ओष्ठ की बात कर रहा है, कुल मिला के क्या हो गया, दंतोष्ठम। तो दंतोष्ठ से मिलकर के जो वर्ण निकलता है वह है, उसका नाम क्या है, तो ये दंत है और ये ओष्ठ है, ये दंत और ओष्ठ, इस दंत और ओष्ठ से मिलकर के जो निकलता है उसका नाम है वै। क्या भाई, वै। तो बराबर ये दंत और ओष्ठ से मिलकर निकलने वाला वर्ण हो गया है आपका वै। ये वै वर्ण दंत और ओष्ठ से मिलकर निकलता है। थोड़ा साफ लिख लीजिएगा, ये वै, ये लीजिएगा। और जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम तो सभी में आखिर पढ़ा ही जाना है। ये क्या हो गई है आपकी उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थानों में आपने देखा है कि कौन से स्थान से कौन सा वर्ण निकला है। अब यहाँ हम एक एक प्रश्न के बारे में बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं। मान लीजिएगा सवाल बनता है ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। ए वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, क्या उत्तर आएगा, कंठ। कै खे गे घे बराबर कै वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। है वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तो कहाँ से होता है, कंठ से होता है। मान लीजिएगा ये प्रश्न पूछा जाए विसर्जनीय विसर्ग से उच्चारण स्थानम भवति, तो भी उत्तर क्या आएगा, कंठ। और ये पूछ लिया जाए उपधमानीय विसर्ग से उच्चारण स्थानम भवति, तो फिर आप ओष्ठ भर देंगे। इसी प्रकार से ई चुये सानाम में भी ई चय वर्ग यति वाला ये और सलगम वाला से जो आएंगे कहाँ से निकलेंगे, तालु से निकलेंगे। ऋटुर साणाम मूर्धा में भी सारे वर्ण निकल जाएंगे। तो अगर इस प्रकार से कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों का जवाब दे देंगे। लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न आपको सेलेक्टेड प्रश्न निकालने हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं बात करूं, मान लीजिएगा कि यह प्रश्न आपका पूछ लिया पंचम वर्ण में, और इसमें पूछ रहा है मैं वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। मैं वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, माना कि ये प्रश्न है। अब इसमें जो आंसर तय कर रहे हैं, एक नंबर पर लिख देते हैं नासिका, और 2 नंबर पर कहाँ से निकलता है ये, पैफ है वैभ में ओष्ठ से, तो ओष्ठ लिख दीजिएगा, ओष्ठ। तीसरे नंबर पर कुछ भी और 4वें नंबर पर कुछ भी। अब आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि मैं वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, भाई ओष्ठ से भी होता है और नासिका से भी होता है। घबराना नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब नासिका पंचम वर्ण में किसी भी पंचम वर्ण की बात की जाए, किसी भी पंचम वर्ण की, और उत्तर में नासिका हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, नासिका को, और सेकंड प्रायोरिटी उसको देनी है जो वहाँ से निकलता है। ठीक है भाई, ये आपने जान लिया। इसके बाद एक अच्छा सवाल याद आ रहा है, काश मान लीजिएगा ये पूछ लिया जाए वै वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। वै वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, कहाँ से होता है, तय करो। 1 नंबर पर दंतोष्ठम, और दूसरे नंबर पर मान लीजिएगा कंठ तालु दे देते हैं मिला करके, कंठ तालु। अब इन्हीं में से तय कर दो आप, एक प्रकार का आंसर तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बालक है सबसे पहले उत्तर देने की कोशिश करेगा तो किसको करेगा, वै वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। वै वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो वै वर्ण कहाँ से निकलता है, ये जो वै वर्ण देख रहे हो आप, दंत और ओष्ठ से निकल के आ रहा है। तो राइट आंसर क्या भर देगा, दंत और ओष्ठ भर देगा। अब मान लीजिएगा यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं
कि इस प्रकार के आंसर को अगर दो भागों में बांट दे, प्रश्न यही है वै वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, और यदि इसी प्रकार को यह यहाँ पर क्या लिख देता है दंतः, और दूसरे नंबर पर क्या लिख देता है ओष्ठौ। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि इसी प्रश्न के आंसर दंत को अलग कर दे और ओष्ठ को अलग कर दे तो आप क्या भर के आओगे। अब यहाँ पर क्या भरने की क्षमता रखते हैं आपने तो भर लिया होगा। अगर आपको वास्तव में ही यह वीडियो पसंद आ रहा है या मेरी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो मेरे नाम का एक लाइक तो बनता है, मेरे नाम का एक सब्सक्राइब तो बनता है, मेरे नाम का आपको बहुत मेहनत करनी है। तो बराबर इन प्रश्नों के विषय में थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़े हल्के प्रश्नों को त्याग करके गहराई की ओर बढ़िए, क्योंकि प्रश्नों का स्तर आए दिन बढ़ता जा रहा है, आए दिन परीक्षाएं हो रही हैं, सरल प्रश्न बहुत बार पूछ लिए, अब मुझे लग रहा है कि थोड़े हार्ड प्रश्न भी होने चाहिए। अब यहाँ इसका क्या आंसर देंगे आप दंतोष्टम, तो दंतोष्ट में दंत या ओष्ठ थोड़ा सा तय करो। इस प्रश्न को उत्तर देने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगाना है, देखो बहुत ही बारीकी से बातें करनी है। हम कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न को अच्छे से एक बार और बताएं। देखो इसका उत्तर देंगे। अभी हमने प्रश्न क्या लिखा है कि वै वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, वह वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। एक नंबर पे आया था दंतोष्ठम और 2 नंबर पे लिख दिया कंठोष्ठम, और आगे लिखते चले जाइए। तो आपने इसका अच्छे से जो जवाब दिया था वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। मुझे लग रहा है कि इस बात को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब इस प्रश्न को सारगर्भित बनाना है या अच्छे से डिटेल पढ़ना है तो सवाल यही रहने दो और 1 नंबर पे डाल दीजिएगा दंतः और दूसरे नंबर पे डाल दीजिएगा ओष्ठौ। बस ये 2 ही आंसर बना लो। अब इन दोनों में से क्या आंसर दोगे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो आप इसका राइट आंसर देंगे ये ओष्ठौ देंगे। क्यों भाई, देखो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मान लीजिएगा ई, इसके स्थान पर ऋण संधि में क्या होता है ये उ के स्थान पर क्या होता है वै, और ये री के स्थान पर क्या होता है रै, और लिरी का क्या होता है लै। ये ऋण संधि का काम आप जानते हैं। अच्छा इतना भी बता दीजिए कि इस ई का उच्चारण स्थान, ई के स्थान पे क्या हो रहा है ये, और ये का उच्चारण स्थान। तो देखो इस ई का उच्चारण स्थान और इस ये का उच्चारण स्थान, क्या उत्तर आएगा तालु, ई चुयसा नाम तालु। अब चाहे ई का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए या ये का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए, उत्तर क्या आना है तालु, क्योंकि ई का ये होता है, ये का ई होता है। अब अगला प्रश्न याद करो कि काश मान लो री का उच्चारण स्थान और रे का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए, क्योंकि री का ही रे होता है और रे का ही री होता है। तो री कहाँ से निकल रहा है, रे टुरसाणा मूर्धा से निकल रहा है, और रे भी कहाँ से निकल रहा है मूर्धा से निकल रहा है। तो चाहे री पूछा जाए या रे पूछा जाए, उत्तर क्या आएगा मूर्धा आएगा। समझ गए। फिर यहाँ एक बात और जाननी है कि मान लीजिएगा यहाँ पर ये लिरी और ये लय, भाई लिरी कहाँ से निकलता है जहाँ से लय निकलता है, और लय कहाँ से निकलता है जहाँ से लिरी निकलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिरी और ये क्या है लय, दोनों का उत्तर क्या आना है दंतः, ये लीजिएगा। पर पूछ किसका रहा है वै का, ये वै का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, वै का उच्चारण स्थान। तो क्या भर के आओगे, थोड़े से समझने की कोशिश करें
कि काश इसने पूछा होता ऊ का उच्चारण स्थान, तो ऊ का कहाँ से निकलता है, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, ये ओष्ठौ से निकलता है। पूछ किसका लिया, वै का, तो वै का कहाँ से निकलता है, दंतोष्ठ से, ये दंतोष्ठम। अब दंतोष्ठम में भी दो बातें लिख रही हैं। दो बातें कौन कौन सी लिख रही हैं, एक तो लिखा हुआ है दंत और एक क्या लिखा हुआ है, ओष्ठौ, दंतः और ओष्ठौ। अब इसको दंत माना जाए या ओष्ठ माना जाए, भाई ऊ का क्या होगा वै और वै का क्या होगा ओ। तो जब ये अलग अलग कर दिए जाएं तो आप ये का ई कर रहे हो, रै का री कर रहे हो, ले का लिरी कर रहे हो, लेकिन इनका स्थान एक ही है। लेकिन जब वै का ऊ करोगे तो वै का ऊ किससे निकल के आएगा, ओष्ठौ से निकल के आएगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या पढ़ा जाना चाहिए, ओष्ठौ पढ़ा जाना चाहिए। तो मेरी नज़र में यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। आप इस प्रश्न को बारीकी से देखें, गहराई से देखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न और मुझे याद आ रहा है कि काश मान लीजिएगा मैं ये कह दूं कि तालव्य स्थानम भवति, ये कह दिया जाए कि तालव्य स्थानम भवति, क्या भाई ये प्रश्न लिखना है कि तालव्य स्थानम भवति, ये क्वेश्चन बनाना है। तालव्य है स्थानम भवति। अब समझ गए हैं क्या कि तालु का स्थान होता है, कहाँ होता है तालु का स्थान। तालु का जो स्थान होता है कंठ, मूर्धा, मध्य, कंठ और मूर्धा के मध्य में। दूसरा उत्तर बनाइए, कंठ, दंतः, मध्य, कंठ और दंत के मध्य में। तीसरा आंसर बनाइएगा, तालु, मूर्धा, मध्य, तालु और मूर्धा के मध्य में। और अगला बनाइएगा, न को अपि, कोई भी नहीं है, एतेषु, इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत ही सरल सवाल है, आप इसका उत्तर दें और समझें कि ये ऐसे क्यों पूछा गया है। इसके पीछे कोई कारण है तो ही हमने ये पढ़ाया है। थोड़ा सा विचार करो कि आपने कै, खे, गै, घै, ए पढ़ा है, फिर पढ़ा है चै, छै, जै, झै, ए, फिर पढ़ा है टै, ठै, डै, ढै, नै, आगे आपने तै, थै, दै, धै, न पढ़ा है। इसी प्रकार से आपने पै, फै, बै, भै और मैं पढ़ा है। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि अकुह विसर्जनीय नाम, इसका उत्तर क्या आएगा, कंठ है। और ई चूयसा नाम तालु, रे टुरसा नाम मूर्धा और लिरी तुलसा नाम दंतः और उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। ये देखो, क्या आपने इनका कभी क्रम टूटते हुए देखा है क्या, नहीं। जब इनका क्रम टूटते हुए नहीं देखा तो क्रम तो इनका भी नहीं टूटना है। और जब क्रम इनका नहीं टूटना है तो बस प्रश्न भी तो यही कह रहा है कि तालु का स्थान कहाँ होता है। देखो ये लिख रहा कि तालु का स्थान कहाँ होता है, कंठ और मूर्धा के मध्य में होता है। तो कंठ और मूर्धा के मध्य में इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या जाएगा, कंठ और मूर्धा के मध्य में। अच्छा, ये तो तालु वाली बात हुई। मान लीजिएगा इन्होंने मूर्धा का पूछ लिया, भाई मूर्धा का स्थान कहाँ होता है, तो मूर्धा का जो स्थान होता है वह इन दोनों के मध्य आ जाएगा, तालु और दंत के बीच। और सवाल बना लो, दंत का स्थान पूछा जाए तो दंत का स्थान किसके मध्य में होता है, मूर्धा और ओष्ठ के बीच में होता है। तो बराबर ये जो तीनों आप देख रहे हो,
ये मध्य में ही होते हैं। ये किसके मध्य में होते हैं बताना भाई, कंठ और ओष्ठ के मध्य में होते हैं। अब ये लो, इस प्रश्न का सॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, इस बिंदु से जुड़ा हुआ है। आपने इस विषय को बारीकी से जाना। अच्छा, अब ये तो क्या है आपका उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण कहाँ से निकला, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिखरे हुए क्रम में है, और बिखरे हुए क्रम को अगर हम सही क्रम में जमाएंगे तो उसकी एक माला बन जाएगी, और माला किसकी बनेगी, वर्णों की बन जाएगी, तो वर्णमाला पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपको ये वाकई में समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो जितने मन से आप इसे देख रहे हैं, जितने मन से आप इसे लाइक कर रहे हैं, उतने ही मन से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करते हुए एक कमेंट्स भी लिख दीजिएगा। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि मुझे और क्या सुधार करने चाहिए, ये आपका हक बनता है। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे वर्णमाला का। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शुभ दिन।